नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। तो पश्चिमी घाट पर्वत से संबंधित जितने भी चीज़ें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इससे पहले प्रायद्वीपीय भारत वाली या फिर प्रायद्वीपीय पठार वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि जो वो वीडियो है वही इस वीडियो की भूमिका बनाएगा। क्योंकि जो पश्चिमी घाट है या फिर पूर्वी घाट की अगर बात करें, जो कि अगली वीडियो होगी, वो सब के सब प्रायद्वीपीय भारत के ही एक भाग हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है, आप जैसे कि मैप में देख रहे हैं, तो ये पश्चिम साइड जो ये किनारे किनारे यहाँ पर क्या होता है कि पर्वत के आकार की एक संरचना है, ठीक है। ऐसे ही पूर्व की तरफ भी है तो उसको बोला जाता है पूर्वी घाट, और जो पश्चिम की तरफ ये संरचना है इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है। इसके बाद की अगर बात करें तो यहाँ पर तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। जो पूर्व के साइड है वो पूर्वी तटीय मैदान बोला जाता है, और जो पश्चिम साइड वाला है यानी ये पश्चिमी घाट के बाद वाला जो एरिया थोड़ा सा बचा हुआ है इसको बोला जाता है पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, मैप में आपको दिख भी रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। वो कैसे? जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है वो, साथ ही साथ ग्वालीगढ़, अजंता की पहाड़ियाँ, बालाघाट की पहाड़ी और सतमाला की पहाड़ी, यानी पश्चिमी घाट के साथ ग्वालीगढ़, अजंता, बालाघाट और सतमाला अगर जुड़ जाते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? सह्याद्री पर्वत बोला जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी साथ में याद रखिएगा। तो आप मैप में देख रहे हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पर सबसे ऊपर विंध्य पर्वत श्रेणी, उसके नीचे आपको पता है कि विंध्य के नीचे क्या नर्मदा नदी बहती है अपने भ्रंश में। उसके बाद आपको ये भी पता है कि इसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, और उसके नीचे ताप्ती नदी जो है वो अपने भ्रंश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसके नीचे जो एरिया है किनारे का यह है पश्चिमी घाट, और जो दूसरे साइड वाला है उसको तो पूर्वी घाट, तो उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है वो ताप्ती नदी के पास से शुरू हो जाते हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं कि ताप्ती नदी के मुहाने से पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट पर्वत के उत्पत्ति की। तो मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये वास्तव में कोई भी पर्वत नहीं है। मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार के पर्वत का निर्माण नहीं हुआ है। जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई थी उसी समय भारतीय प्रायद्वीप का जो दक्षिणी किनारा था वो ऊपर की तरफ उठ गया था। आपको पता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये पहले गोंडवाना लैंड का भाग था जो कि मकर रेखा के पास स्थित था, और बाद में यह क्या हुआ कि मकर रेखा से आकर कर्क रेखा के पास यूरेशियाई प्लेट से टकरा गया, और उसी टकराहट के कारण क्या हुआ कि जो पश्चिमी किनारा था इसका वो ऊपर की तरफ उठ गया, और नीचे जो अरब सागर वाली प्लेटें थी उसका भाग नीचे की तरफ धंस गया। मतलब पश्चिमी किनारा ऊपर की तरफ और अरब सागर वाली प्लेटें किधर गई? नीचे की तरफ चली गई। इसी कारण से क्या हुआ कि जो इधर पश्चिमी वाला एरिया है तो पश्चिमी किनारा एक ऊंची कगार के रूप में दिखने लगा, ठीक है। तो उसी ऊंची कगार को क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि यहाँ पर पहले कोई पर्वत नहीं था। यहाँ पर टकराने के कारण क्या हुआ कि पश्चिमी जो एरिया है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का, वो ऊपर की तरफ उठ गया और अरब सागर की जो प्लेटें थी वो नीचे की तरफ चली गई। तो ये काफ़ी ऊंचा दिखने लगा एक कगार की तरह। तो जाहिर सी बात है इस कारण से इसको क्या बोला जाने लगा? पर्वत बोला जाने लगा। और अगर बात करें कि ये किस प्रकार के पर्वत हैं तो ये ब्लॉक पर्वत हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पश्चिमी घाट वाले एरिया के पर्वत है वो कैसे पर्वत हैं? ब्लॉक पर्वत हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसके बाद का जो एरिया यहाँ पर खाली है भारतीय मैप में, यहाँ पर तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम साइड जो स्थित है उनको बोला जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। ऐसे ही पूर्वी घाट के बाद वाला जो एरिया है यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान स्थित हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्या होगा कि जब ये पश्चिमी घाट वाला एरिया ऊपर उठा तो साथ ही साथ ये तटीय मैदान जो है ये ऊपर क्यों नहीं उठे? जाहिर सी बात है इनको भी उठना चाहिए। अगर साथ में होते तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रायद्वीपीय भारत वाला टुकड़ा गोंडवाना लैंड से टूटकर यूरेशियाई प्लेट से आकर टकराया था, तब केवल पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जो बीच वाला प्रायद्वीपीय भारत है यही बस था। मतलब ये तटीय मैदान जो है ये पहले साथ में नहीं थे। यूरेशियाई प्लेट से टकराने के बाद पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का विकास हुआ है। अगर साथ में होते तो जाहिर सी बात है ये भी पर्वत की तरह दिखते और ये भी ऊपर उठ चुके होते, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपके समझ में आ चुकी हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट के विस्तार की। तो जो पश्चिमी घाट है इसका विस्तार अरब सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर में है। ठीक है, अगर बात करें कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है तो इसकी औसत ऊंचाई है 1000 से 1300 मीटर। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था कि इसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से है। तो जाहिर सी बात है इसका अगर राज्यों में बात करें कि किन किन राज्यों में विस्तार है तो इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी अंतरीप है यहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ है ताप्ती नदी के मुहाने से। तो इस चीज़ को भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। इसके अलावा मैं स्क्रीन पर कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, उसके माध्यम से आपको कई सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये वाला जो एरिया है जो कि कम ऊंचा है ये है पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट के बगल में जो ये वाला एरिया है ये बोला जाता है पूर्वी तटीय मैदान। मैंने आपको बताया कि पहले पूर्वी घाट वाला एरिया और पश्चिमी घाट वाला एरिया ही था, लेकिन जब यूरेशियाई प्लेट से आकर टकराया गया था तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर जो ऊपर से नदियाँ आती थी वो नदियाँ धीरे धीरे मलबा लाती थी। मलबा लाने के कारण जो मलबा था वो यहाँ पर डिपॉजिट करती गई, जिस कारण से ये तटीय मैदानों का विकास होता गया। तो पूर्व साइड वाला यानी पूर्वी घाट के नीचे वाला एरिया क्या है, पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर आप जाएंगे तो ऊपर यहाँ पर पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी घाट के अगर नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर आपको दिखेगा पश्चिमी तटीय मैदान। जो पश्चिमी घाट के ऊपर से जो नदियाँ आती हैं वो धीरे धीरे मलबा लाती गई और यहाँ पर डिपॉजिट करती गई, तो इसी कारण से यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान का विकास हो गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन जो पूर्वी घाट वाला एरिया है ये कम ऊंचा है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पश्चिमी घाट वाला एरिया जब यूरेशियाई प्लेट से आकर जो भारतीय प्लेट थी वो टकरा गई थी तो पश्चिमी घाट वाला एरिया ऊपर उठ गया था। इसी कारण से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पश्चिमी घाट जो है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। यहाँ पर अगर बात करें कि इसकी ढाल कितनी है, मतलब पश्चिमी घाट की ढाल कितनी है, तो पश्चिमी घाट की ढाल अरब सागर की तरफ लगभग 45 डिग्री है। मतलब यहाँ पर आपको ढाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र व खड़ी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर बात करें कि पश्चिमी घाट की जो ढाल है वो पूर्व की तरफ कितनी है, तो पश्चिमी घाट की जो ढाल है वो पूर्व की तरफ लगभग 9 से 10 डिग्री है। मतलब यहाँ पर आपको मंद ढाल देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं आप कि यहाँ पर सीढ़ी नुमा ढाल है। मतलब पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ जो ढाल है वो सीढ़ी नुमा ढाल है, जबकि पश्चिमी घाट से अरब सागर की तरफ मतलब कि पश्चिम की तरफ जो ढाल है वो कैसी ढाल है, तो वो एकदम खड़ी ढाल है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो आप देख रहे हैं 9 से 10 डिग्री ढाल जो कि पूर्व की तरफ है, तो पश्चिमी घाट पर्वत के जो ऊपर से मान लीजिए कि पश्चिमी घाट पर्वत की जो ऊंचाई है वहाँ से पूर्व की तरफ से अगर कोई नदियाँ निकलती हैं तो जाहिर सी बात है जिधर ढाल पाएंगी उधर ही बहेंगी। तो पश्चिमी घाट की अगर पूर्व की तरफ से नदियाँ निकलती हैं तो वो पूर्वी घाट की तरफ बहकर जाती हैं। लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत का जो सबसे ऊंचा भाग होगा उसके अगर पश्चिम तरफ से नदियाँ निकलेंगी तो जाहिर सी बात है वो ऊंचाई चढ़ के पूर्व की तरफ तो जाएंगी नहीं, तो वो किधर जाएंगी, वो अरब सागर की तरफ बहती हुई जाएंगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो पश्चिमी घाट से पूर्व की तरफ नदियाँ जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरी तय करती हैं। जाहिर सी बात है भारत का जो मैप है उसको पूरा का पूरा तय करके पूर्व की तरफ चली जाएंगी बंगाल की खाड़ी में, लेकिन पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ से जो नदियाँ निकलती हैं उनको कम दूरी तय करनी पड़ती हैं, क्योंकि पास ही में क्या मिल जाता है, अरब सागर, तो वहाँ पर जाकर मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अगर आपके अच्छे से समझ में आ गई हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पर ढाल ज़्यादा है, 45 डिग्री की ढाल अगर पश्चिम की तरफ नदियाँ जाती हैं तो यहाँ पर नदियों की जो वेग है वो भी ज़्यादा होगा, है ना। ढाल ज़्यादा है तो वेग ज़्यादा होगा, जबकि पूर्व की तरफ अगर नदियाँ जाएंगी यहाँ से तो ढाल कम है 9 से 10 डिग्री, तो जाहिर सी बात है वेग यानी स्पीड कम होगा। तो स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ नदियाँ यानी अरब सागर में गिरती हैं वो भी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, क्योंकि वो आसपास से क्या करती हैं, नदियों को काटती नहीं है बल्कि नीचे की तरफ, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो नीचे से नदियों को गहराई तक काटती हुई चलती हैं। इस कारण से भी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। अब आपको ये भी पता है कि अरब सागर पास में है, इस कारण से कम दूरी
तय करती हैं और कम दूरी तय करने के कारण ये कम मलबा लाती हैं। और जो भी मलबा लाती हैं तो स्पीड ज़्यादा होने के कारण ये अरब सागर में पूरा का पूरा मलबा फेंक देती हैं। और जब अरब सागर यानी समुद्र की जो लहरें आती हैं वो पूरा का पूरा जो मलबा ये नदियाँ फेंकती हैं उसको फिर से वो यहाँ पर रिटर्न कर देती हैं। रिटर्न करने के कारण क्या होता है, ये जो धरातल वाला क्षेत्र है यहाँ पर मलबा इकट्ठा हो जाता है, जिसको मैंने आपको बताया पश्चिमी तटीय मैदान, तो यहाँ पर मलबा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इस कारण से यहाँ की जो नदियाँ हैं ज़्यादातर जो पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ नदियाँ जाती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा का। एस्चुरी का मतलब क्या होता है और डेल्टा का मतलब क्या होता है, तो आप सिंपल सा सीधी बात ये समझ लीजिए कि दोनों वैसे तो कहने में एक ही जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन जो एस्चुरी होता है उसमें समुद्र का योगदान ज़्यादा होता है और नदियों का योगदान कम होता है। लेकिन जो डेल्टा होता है, डेल्टा को बनाने में नदियों का योगदान ज़्यादा होता है और समुद्र का योगदान कम होता है। लेकिन यहाँ की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पर समुद्र का योगदान ज़्यादा है, क्योंकि नदियाँ स्पीड से आती हैं तो पूरा का पूरा मलबा कहाँ चला जाता है, अरब सागर में। फिर अरब सागर की लहरें उठती हैं और उस मलबे को ऊपर की तरफ फेंक देती हैं, तो जाहिर सी बात है समुद्र के योगदान से ये बन रहा है एरिया, तो यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा का। तो इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं ऐसी नदियाँ जो कि पश्चिमी घाट से पूर्व की तरफ जाती हैं। तो वह नदियाँ जो कि पश्चिमी घाट से पूर्व की तरफ जाती हैं, तो आपको पता है कि पूरी की पूरी लंबी दूरी तय करेंगी, है ना, जो पठार है पूरा का पूरा तय करेंगी और फिर जाकर पूर्वी घाट जो है उसको भी तय करके नीचे जाकर बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगी पूर्वी तटीय मैदान होते हुए। तो जाहिर सी बात है ये लंबी दूरी तय करती हैं। अब लंबी दूरी तय करती हैं और आपको पता है यहाँ पर ढाल भी कम है, कितनी है, 9 डिग्री या फिर अधिकतम 10 डिग्री। ढाल कम होने के कारण इनकी स्पीड भी कम है, यानी वेग भी कम है। अब स्पीड कम है तो जाहिर सी बात है नदियाँ ज़्यादातर ऐसा एरिया देखती होंगी जो कि निचला हो, तो वहाँ पे घूम घूम के मतलब क्या करती हैं कि नदियाँ स्पीड से ना जाके मज़े मज़े से घूम घूम कर जाती हैं। अब घूम घूम के जाएंगी और ऊपर से वैसे भी दूरी ज़्यादा है, तो इस कारण से ये नदियाँ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मलबा इकट्ठा कर लेती हैं पश्चिम की तरफ जाने वाली नदियों की अपेक्षा। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि जो पूर्वी तटीय मैदान है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि ये जो नदियां हैं ये काफ़ी ज़्यादा मलबा अपने साथ ले जाती हैं और पूर्वी तटीय मैदान में इकट्ठा कर देती हैं। मलबा ले जाने का कारण क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि स्पीड कम है। स्पीड कम होने के कारण साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि लंबी दूरी तय करती हैं और लंबी दूरी तय करेंगी तो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले जाएंगी और ज़्यादा चीज़ें ले जाएंगी तो इसको पूर्वी तटीय मैदान में डिपॉजिट कर देंगी। इस कारण से जो पूर्वी तटीय मैदान है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पूर्वी तटीय मैदान की तरफ जाने वाली नदियाँ और पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ जाने वाली नदियों के संबंध में जानना जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी तट की तरफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं पूर्वी तट की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि नदियाँ क्या करती हैं, कम मलबा साथ में लाती हैं, तो जाहिर सी बात है जहाज़ के लिए काफ़ी अच्छा उत्तम स्थान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ नहीं है, यानी जहाज़ फंसने की ज़्यादा यहाँ पर संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मलबा है वो कम जमा होता है। लेकिन पूर्वी तट में क्या होता है, मलबा काफ़ी ज़्यादा जमा होता है, तट काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो जहाज़ पास तक नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं माने जाएंगे। मतलब प्रकृति की तरफ से ऐसा कोई योगदान जो कि बंदरगाह के लिए सूटेबल हो, या फिर ऐसा कहिए कि जहाज पास तक आ सके, तो वो वाला एरिया कौन सा है, वो है पश्चिमी तटीय मैदान। यहाँ पर ज़्यादातर प्राकृतिक बंदरगाह ही पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी तट में जो है वो रियो तट पाए जाते हैं। ठीक है, नदियों के द्वारा जो बनाया जाता है उसको बोला जाता है रियो तट, और अगर ग्लेशियर के कटाव द्वारा बनाया जाए, यानी ग्लेशियर का जो पानी होता है उसके कटाव द्वारा कोई भी तट बनाया जाता है तो वो बोला जाता है फ्योर्ड तट। तो फ्योर्ड तट इंडिया में नहीं पाए जाते, पश्चिमी तट में जो पाए जाते हैं उनको बोला जाता है रियो तट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि समुद्र की जो लहरें होती हैं वो पश्चिमी तट की जो नदियाँ वहाँ पर लाती हैं मलबा, उसको भी बाहर फेंक देती हैं। तो जाहिर सी बात है नदियों का बहाव तो हो गई, तो थोड़ा बहुत काट के जो नदियाँ निकलती हैं तो वहीं पर जो तट स्थित है उसको क्या बोला जाता है, रियो तट बोला जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के संबंध में आपको ये चीज़ें जरूरी हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट के संबंध में। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं या फिर महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला के ऊपर जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं उनके संबंध में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये वाला जो एरिया है ये आपको पता है कि कौन सा है, ये है ग्वालीगढ़। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है अजंता की पहाड़ियाँ, ये बालाघाट है, और यहाँ पर जो स्थित है इसको बोला जाता है सतमाला रेंज। ठीक है, जो सतमाला रेंज है यहाँ पर एक चोटी स्थित है जिसको बोला जाता है कलसूबाई।
कलसूबाई आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में स्थित है या फिर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सतमाला रेंज में स्थित है, ठीक है। या फिर सतमाला की जगह आप हरिश्चंद्र पहाड़ी भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर स्थित है महाबालेश्वर, ठीक है। तो महाबालेश्वर यहाँ पर स्थित है। महाबालेश्वर की अगर बात करें तो आपको पता है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है तो कर्नाटक के पास यहाँ पर कुंद्रेमुख स्थित है, ठीक है। और एक जो चोटी है उसका नाम है मुल्यनगिरी, वो भी यहीं पर स्थित है। मुल्यनगिरी जो है ये कर्नाटक की सर्वोच्च चोटी बोली जाती है और यहीं पर कर्नाटक की जो बाबू बुदन की पहाड़ियाँ हैं वो भी स्थित हैं। और यहीं पर एक काफ़ी ज़्यादा फेमस क्षेत्र है पहाड़ियों पर जिसको बोला जाता है चिकमंगलूर, जो कि कॉफ़ी के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहीं पर आयरन अयस्क भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। साथ ही आपको ये चीज़ तो पता ही है कर्नाटक से सोना भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त किया जाता है ना, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। जो नीलगिरी की पहाड़ियों की अगर बात करें तो ये 3 राज्यों में फैली हुई हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेट्टा, ठीक है, लगभग 2637 मीटर ऊंची है। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि इसके नीचे एक पहाड़ी है जिसको बोला जाता है अन्नामलाई या फिर अन्नामलाई पर्वत। तो अन्नामलाई पर्वत की जो ऊंची चोटी है उसको बोला जाता है अनाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है। तो याद रखिएगा, नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी दोदा बेट्टा और दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो वह है अनाईमुड़ी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पालनी की पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक है, तमिलनाडु में। और यहाँ पर जो है कार्डमम की पहाड़ियाँ स्थित है जिनको इलायची की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मसाले का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महेंद्रगिरी स्थित है। और अगर लास्ट में महेंद्रगिरी आपको नहीं मिलता है कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि दक्षिण का सबसे आखिरी पर्वत कौन सा है, तो महेंद्रगिरी अगर ऑप्शन में नहीं होता है तो याद रखिएगा यहाँ पर नागरकोई होगा, ठीक है। महेंद्रगिरी नहीं होगा तो नागरकोई, और अगर महेंद्रगिरी है तो सही जवाब वही होगा। तो ये चीज़ें आप इसके संबंध में याद रखिएगा, यानी पश्चिमी घाट पर्वत के संबंध में कि कौन कौन से पर्वत और कौन कौन सी पहाड़ियाँ या फिर कौन से सर्वोच्च शिखर हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण दर्रों की। तो जो पश्चिमी घाट पर्वत है यहाँ पर मुख्य रूप से 4 दर्रे पाए जाते हैं। पहला है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट, तीसरा है पाल घाट और चौथा है सेनकोटा दर्रा। थाल घाट दर्रा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, भोर घाट दर्रा जो है ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, पाल घाट दर्रा केरल में और सेनकोटा दर्रा भी केरल में स्थित है। साथ ही साथ एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये दर्रा कहाँ से कहाँ के लिए रास्ते बनाते हैं, ठीक है, यानी इनके बीच में कहाँ से कहाँ जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। तो याद रखिएगा जो थाल घाट है ये मुंबई से नासिक जाने के लिए रास्ता देता है, ठीक है। जो भोर घाट है ये मुंबई से पुणे जाने के लिए रास्ता बनाता है। पाल घाट जो है ये पलक्कड़ से कोयम्बटूर के बीच जाने के लिए रास्ता बनाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये नीलगिरी की पहाड़ी और साथ ही साथ अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में स्थित है, ठीक है। जो पाल घाट दर्रा है वो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है। और जो सेनकोटा का दर्रा है ये तिरुअनंतपुरम से मदुरई जाने के लिए रास्ता देता है। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें हैं तो अगर आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं कि जो मुंबई से नासिक जाने के लिए दर्रा जो है रास्ता देता है यानी थाल घाट दर्रा, तो यहाँ से आपको अगर नासिक नहीं लिखा होता तो ये फिर इंदौर भी लिख सकता है या फिर आगरा भी लिख सकता है, ठीक है। ये आगे वाले एरिया हैं तो आगे वाले शहर भी इसी से जुड़े होते हैं, तो आप चाहें तो इसके साथ में ये याद रख सकते हैं। और अगर मुंबई से पुणे वाला जो दर्रा है मैंने बताया आपको भोर घाट दर्रा, तो अगर पुणे ऑप्शन में नहीं होता तो बेलगांव हो सकता है या फिर बेंगलुरु हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि मुंबई से अगर पुणे जाना है या फिर मुंबई से आपको बेंगलुरु जाना है या फिर मुंबई से बेलगाम जाना है तो किस दर्रे का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर? वो किया जाता है भोर घाट दर्रे का, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप चाहें तो साथ ही साथ याद रख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको दर्रे के संबंध में याद रखना जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियों की। तो यहाँ पर सबसे पहले एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी है ये नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। आपको पता है नासिक महाराष्ट्र में है, तो नासिक के पास स्थित है त्र्यंबकेश्वर, वहीं से गोदावरी नदी निकलती है और ये प्रवाहित किधर की तरफ होती है? तो ये पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी घाट पर्वत की तरफ जाकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये लंबी दूरी तय करने वाली नदी है। साथ ही साथ जो दूसरी नदी है महत्वपूर्ण नदी वो है कृष्णा नदी। ये निकलती है महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से, ये भी पूर्वी तट की तरफ
बढ़ती है यानी पश्चिमी तट से तो निकलती है, लेकिन ये लंबी दूरी तय करते हुए पूर्वी तट को पार करते हुए पूर्वी तटीय मैदान के बाद ये अरब सागर में समा जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और नदी है जो कि महत्वपूर्ण नदी है, वह है शरावती नदी। जो शरावती नदी है ये पश्चिमी तट से निकलकर पश्चिम की तरफ जाती है, मतलब ये अरब सागर में समा जाती है। अरब सागर में समाने का मतलब क्या है, ये कम दूरी तय करती है ना। तो इसके संबंध में आपको एक चीज़ यह याद रखना है कि जो शरावती नदी है इस पर एक महत्वपूर्ण जलप्रपात बना हुआ है जिसको बोला जाता है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भी बोलते हैं, गरसोप्पा भी बोलते हैं, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि ये शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण नदी है जो है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी भी पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है और ये भी पूर्वी घाट पर्वत को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। अगर बात करें कि ये निकलती कहाँ से है, उस क्षेत्र का नाम है ताल कावेरी जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो ताल कावेरी से जो कावेरी नदी है वो निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो ये लंबी दूरी तय करते हुए ये नदियाँ यहाँ पर जाती हैं। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है पश्चिमी घाट पर्वत के संबंध में। साथ ही मैं आपको बता दूं जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको मुख्य रूप से किसी किताब में 2 भागों में बांटा गया है और किसी किताब में 3 भागों में बांटा गया है। जिस किताब में 2 भागों में बांटा गया है उसको गोवा के पास से 16 डिग्री अक्षांश के पास से बांट दिया जाता है कि यहाँ पर 2 भाग हो गए इसके, और जिस किताब में आपको 3 भाग देखने को मिलता है तो वो मंगलौर के पास से 11 डिग्री अक्षांश से भाग बांटा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आप दोनों कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, किताब के हिसाब से अलग अलग बताया गया है। तो 16 डिग्री गोवा के पास से एक पार्ट और दूसरा पार्ट कहाँ है, मंगलौर के पास से 11 डिग्री अक्षांश के पास। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसके संबंध में याद रखिएगा। तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक इंडियन ज्योग्राफी के और वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूर्वी घाट की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।